नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। लोकसभा ने 2022-23 के लिए मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अनुदान मांगों और विनियोग विधेयकों को दी मंजूरी। पत्तन, पोत, परिवहन और जलवायु मंत्रालय के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़ी मांग लोकसभा से पारित। यूक्रेन पर भारत की नीति दृढ़ और सुसंगत। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का दावा, यूक्रेन संकट को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर दिया जोर। लोकसभा में पीयूष गोयल का जवाब, हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को खराब स्थिति से उबारा। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की वजह से आज भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। और राज्यसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे के निजीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं। और सदन दिन भर में अब लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। बजट के दूसरे चरण में लोकसभा का कामकाज सुचारू रूप से चला। प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म और लघु उद्योग, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन ऊर्जा, पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे गए। साल 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दिया गया। इसके बाद पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और संबंधित मंत्री ने इसका जवाब दिया। साल 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब हमारी सरकार आई थी उस समय परिस्थितियां काफी खराब थी, लेकिन प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का काम करने का ढंग ऐसा नहीं है। वो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, क्योंकि उनके मन में बहुत पक्का विश्वास है कि शॉर्ट टर्म गेन विल ऑलवेज लीड टू लॉन्ग टर्म पेन। और इसका अगर हमें उदाहरण देखना है तो कई बार पूर्व में ऐसा हुआ है कि छोटे समय के लाभ के लिए हमने कुछ गलत नीतियां की, जिसका बड़े लंबे अरसे तक देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव भी पड़ा और देश को नुकसान भी हुआ। एक उदाहरण देखें तो जब विश्व में एक क्राइसिस आया था 2008-9 के दौरान, उस समय बजाय कि हम देश को मजबूत बनाएं, हमने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ढील देके देश को लगभग 5-6 साल पीछे ढकेल दिया। और ऐसी अवस्था में जब ये सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे, हम आधारभूत बदलाव करके परिस्थितियों को सुधारेंगे। और पूरी तरीके से उनकी दिशा और उनका जो हम सबको निर्देश था वो था कि पूरे देश का सामान्य विकास होना चाहिए। विकास सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जो हमारे पूर्वी प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, या हमारे पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं, इन सबके साथ जो परिस्थितियां रही हैं वर्षों तक, जिस प्रकार से विकास से वहाँ पे लोग वंचित रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि उन इलाकों पे विशेष जोर दिया जाए और पूरे देश का संतुलित विकास हो। और चर्चा के दौरान पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने आईपीआर सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत किया है। सरकारी और प्राइवेट विभाग को 80% तक की छूट दी है और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। महिलाओं को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबको भारी छूट दी। पेटेंट रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट सब में लगभग 80% तक छूट थी, यानी 20% ही चार्ज लगेगा। और इन सब स्टेप से माननीय अध्यक्ष जी 90 और पूरी चीज को ऑनलाइन भी कर दिया। आपको जान के खुशी होगी, 95%, 95% आज पेटेंट और ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस ऑनलाइन आती है, टोटली ऑनलाइन। किसी को धक्के नहीं खाने पड़ते कि ऑफिस में जाओ और अलग अलग प्रकार की तकलीफें।
ये स्थिति आज से 8 साल पहले 25% थी, आज वो 95% हो गई। इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से किसी को आईपी ऑफिस नहीं जाना है आज के बाद। अगर कोई सवाल जवाब भी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी हमने कोविड में सीख लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सवाल जवाब हो सकता, तो किसको कोई धक्के नहीं खाने पड़े। आप सबको जान के खुशी होगी कि लगभग 1940 से 2015 तक कितने हो गए, 75 वर्ष, 1940 से 2015 तक 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे ट्रेडमार्क में। गत 5 वर्षों में 14 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 साल। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सदन को बताया कि पीपी मॉडल के जरिए रबड़ उद्योग को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा रबड़ की पैदावार करें। हमारे किसान ज्यादा रबड़ उत्पादन करें, इससे आपकी इंडस्ट्री को भी लाभ होगा, लाखों किसानों को भी लाभ होगा, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी सुधरेगी तो देश का भी नाम बढ़ेगा, शान बढ़ेगी। तो हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया बिना सरकार का 1 रुपया लगे कि वो 1100 करोड़ रुपए लगाएंगे टायर इंडस्ट्री भारत की। और मैं धन्यवाद करूंगा कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो भारत का उद्योग जगत पूरी ताकत के साथ देश के साथ और सरकार के साथ खड़ा होता है। 1100 करोड़ वो खुद लगाएंगे, जिससे 2 लाख हेक्टेयर, अध्यक्ष जी छोटा नहीं है, 2 लाख हेक्टेयर में अब रबर प्लांटेशन निजी निवेश से बना पाएंगे। वो 60 साल तक इसको सपोर्ट करेंगे और फिर इसका जो रबर बनेगा उसको पारदर्शी तरीके से ऑक्शन के माध्यम से, जैसा आज बेचते हैं, हमारे रबर प्लांटेशन चलाने वाले छोटे बड़े सभी कारोबारी या किसान उसको बेच के फिर तो वर्षों वर्षों दशकों तक उनकी कमाई सुनिश्चित होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये नई सोच ये सरकार देश के समक्ष लाती है। वहीं लोकसभा में आज साल 2022-23 के लिए पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के टीएन प्रतापन ने की। चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी के सांसद व केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि समुद्री तट देश के विकास का द्वार है। स्पीकर महोदय, कंटेनर बात छोटी छोटी है लेकिन देश के लिए उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये देश में आईएमओ स्टैंडर्ड का कंटेनर ही नहीं बनता था। कंटेनर और देश में 9 लाख कंटेनर की प्रतिवर्ष डिमांड है। इस बार जब कोविड क्राइसिस के दरमियान कई कंट्री में लॉकडाउन होने से कंटेनर फंस गया और ऐसी स्थिति में देश में एक्सपोर्ट करना था, कंटेनर नहीं थे, इंपोर्ट करना था, कंटेनर नहीं थे। इंडिया में आईएमओ स्टैंडर्ड का कंटेनर बनता नहीं था, इसलिए वो दूसरे देश में जा नहीं सकता था। और उस वक्त ये देश ने ही एफर्ट लिया और हिंदुस्तान ने एक कंटेनर बनाने, बात छोटी छोटी है लेकिन उसका परिणाम कैसे होता है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कितनी इफेक्ट होती है। माननीय स्पीकर महोदय, देश में आज आईएमओ स्टैंडर्ड का कंटेनर आत्मनिर्भर भारत के तहत बनने लगा है, देश में बिकने लगा है और 97% शेयर, आज 97% शेयर केवल चाइना से ही दुनिया को लेना पड़ता है। आज इंडिया भी कंपटीशन में आ गया है और इंडिया भी दुनिया को एक कंटेनर बना के आज के दिन में दे पाए, ऐसी स्थिति में भारत पहुंच गया है और आने वाले दिनों में उसका भी उपयोग हो सकता है। दूसरा, ये क्रूज टूरिज्म, समय के अनुसार क्रूज टूरिज्म की बहुत बड़ी डिमांड है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि पोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। But I have to ask in that case, why is it that the ministry has continuously underutilized the resources that were given to it by this parliament? Year after 2017-18, we're seeing underutilization of resources. Now, so I do want to say that despite India's economic growth and all the prospects, that's a vast majority of the container ships coming to India, sir, we're not getting them here because our ports aren't good enough. They're being transshipped outside the country, mainly at Colombo in Sri Lanka, Singapore, Port Klang, Tanjung Pelapas in Malaysia, Salalah in Oman, Jebel Ali in Dubai that we've all talked about elsewhere. And the problem is our country lacks a major all-weather deep-water port near the international sea routes to handle large mainline container vessels.
This has also given China a tremendous dominance in the Indian Ocean. We have a situation where Colombo today is transshipping more Indian goods for India, than any of India's major ports. In fact, all of India's major ports put together are not matching Colombo. साल 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग का जवाब देते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें हमारे सपनों से जागृत किया है, जिसकी वजह से आज आधारभूत संरचना बढ़ी है। Cost line of about 7,517 kilometers और हमारे इनमें से 11 मेजर पोर्ट है और 200 नॉन मेजर पोर्ट है जिसको डेवलप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और आप सबको मालूम है कि पोर्ट की जब भी हम बात बोलते हैं तो आप सबको ऐसा लगता है कि देशवासियों को सब पोर्ट हमारे अधीन में है। ऐसा नहीं है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर हमारे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के सिलसिले में अपने भूमिका लेते हैं। तो इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दी थी, एक्सपोर्ट का मात्रा $400 बिलियन तक आप लोगों को ले जाना होगा। तो कल हमारे माननीय मंत्री वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी ने अपने जो पत्रकार को संबोधन करते हुए जो बात रखी है, पहली बार के लिए हिंदुस्तान ने इतना बड़ा सफलता प्राप्त किया है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ये संभव हुआ है। चर्चा का जवाब देते हुए सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास हो। अगर हम उनके दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे तो देश का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अध्यक्ष जी, आपके जरिए सब लोगों का ही मैं दरखास्त करता हूं, आप लोगों ने जो भी विषय रखा सभी विषय को ध्यान में लिया जाएगा। ये बात नहीं कि हमने अपने जवाब में नहीं बोला, उल्लेख नहीं किया, ऐसा नहीं है। सभी विषय को ध्यान में लिया जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूं आप लोगों को, आफ्टर दिस सेशन विल हैव ए सेपरेट सिटिंग फ्रॉम आवर मिनिस्ट्री, विल ऑर्गेनाइज ए सेपरेट सिटिंग ऑफ द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो दैट वी कैन डिस्कस एवरी इशू माइन्यूटली। And for your information, I am telling you, the budget nowadays no ministry single-handedly operate their commitment to the people of the country. Honorable Prime Minister has given us a right way to put our thought and also to put our effort with better planning. That is Prime Minister Gati Shakti National Master Plan. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी कि हम सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना होगा। अभी हम लोग सागरमाला हो, हमारी मंत्रालय से जो भी काम किया जा रहा है, हम प्रदेश सरकार को और प्राइवेट प्लेयर्स को, अलग अलग स्टेक होल्डर को हम साथ में लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है सबको साथ लेके चलो तब देश मजबूत होगा। इसलिए पीएम गति शक्ति का मतलब यही है कि इट इज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। We have to work together. Sense of togetherness is the principle to the key of this Prime Minister Gati Shakti principle. सदन में अपनी बात रख रहे थे संबंधित मंत्री और कह रहे थे कि हम सबको एकीकृत होकर मिलकर काम करना होगा, तभी देश का विकास संभव है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। सदन दिन भर में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यसभा से जुड़ी हुई कार्यवाही से संबंधित खबरें। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सदन दिन भर में। अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों को।
आज राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज को लेकर हुई चर्चा पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। उन्होंने सदन को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि भारतीय रेलवे का निजीकरण करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। अपने मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद उच्च सदन के सदस्यों को जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों को भारतीय रेलवे के कुशल संचालन के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। किसानों के लिए और छोटे उद्यमों के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ किसान रेल का, उस एक्सपेरिमेंट से लर्निंग्स लेने के बाद में अब एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। किस तरह से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए, किस तरह से एक क्यूबॉइड की भी संरचना की गई, एक जो एयरलाइंस में यूज़ होते हैं उन कंटेनर्स की भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके अलावा एक और स्पेशल कंटेनर, छोटा कंटेनर बना के, जैसे कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है और जो छोटे किसान हैं वो देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने में सामान को पहुंचा सके एक सुलभ दर पे और एक सेफ वे में, उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बहुत जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो ज़रूर पहले की अपेक्षा जो उसमें परिवर्तन आया उसका सबसे बड़ा कारण है पे कमीशन की सैलरीज का, वो बढ़ा, उसके कारण ऑपरेटिंग रेशियो पे उसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बहुत जल्दी वो सुधर भी जाएगा। जैसे ही हमारा कार्गो का वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे ये सुधर भी जाएगा। दूसरा विषय है प्राइवेटाइजेशन का। मेरे पूर्ववर्ती ऑनरेबल श्री पीयूष जी गोयल जी ने बहुत क्लियरली सदन में कहा, इस हाउस में भी कहा, उस हाउस में भी कहा कि कोई रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सोशल ऑब्लिगेशन है और वही बात मैं एकदम क्लियरली दोहरा रहा हूँ, कोई इसमें रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा में पक्ष प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। भाजपा के नीरज शेखर ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान रेलवे क्षेत्र में बदलाव देखा गया है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने रेलवे के बजट को आम बजट में मिलाने को लेकर सरकार से सवाल किया और भी कई सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं इस चर्चा के कुछ अंश। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो गति शक्ति जो शुरू हुआ है, जिसके लिए कार्गो टर्मिनल बनेंगे, जो कम से कम 100 टर्मिनल बनेंगे अगले 3 सालों में, जहां पे कार्गो के लिए काम किया जा सकेगा। वंदे भारत जो ट्रेन चलने वाली है, 400 ट्रेनें नहीं चलेंगी अगले 3 सालों में। ये दिखा रहा है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। Nitish Kumar ji had a Tatkal scheme. Lalu Prasad Yadav ji had the wonderful Garib Rath scheme, which was his big idea. Mamata Banerjee had a Vision 2020 document, which we'll come to later. The Duronto Express, the Izzat Pass, for those below the poverty line. I want to ask this government, from 2014 to 2021, what's their one big idea which will sustain the test of time 10 years, 20 years from now? Sir, I press upon the need that Tamil Nadu needs more projects, more attention from the Railway Ministry, sir. Sufficient fund allotment is needed for the state Tamil Nadu, because not only new projects, sir, even a lot of old projects are pending in the state. During the trying times of COVID-19, Indian Railways helped in mobilizing the life-saving oxygen to various parts of India. When our Honorable Prime Minister Modi ji announced PM Garib Kalyan Yojana, Indian Railways helped in making sure the food grains are transported to every nook and corner of the country. This government, we have a totally hope they are doing lots of development for the northeastern region. Prime Minister has always have a special attention and special arrangement from the northeastern region. I believe this will be looked after by you. Sir, a separate railway zone. Now there the railway division is there, sir. A separate railway zone is required, sir, in the northeastern region. So I hope now all the state of the northeastern region have a railway connectivity. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज उच्च सदन को सूचित किया कि यूक्रेन संघर्ष पर भारत की स्थिति दृढ़ और सुसंगत रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हिंसा को तत्काल समाप्त करने की मांग कर रहा है और बातचीत के माध्यम से संकट को समाप्त करने का आह्वान कर रहा है।
Where our own position on Ukraine is concerned, it is very clear, sir. It is based on 6 principles. One, that we call for immediate cessation of violence and end to all hostilities. We stand for peace. 2, we believe that there is no other way than a return to the path of dialogue and diplomacy. 3, we believe, we recognize that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. 4, we call for humanitarian access to a conflict situation. 5, we ourselves give humanitarian assistance. We have given 90 tons of humanitarian assistance so far, and we are looking at providing more, especially medicines. And 6, we are in touch with the leadership of both the Russian Federation and Ukraine on this matter. The Prime Minister himself has spoken to the presidents of both countries. वहीं प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल के एक सवाल के जवाब में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदस्यों को बताया कि पिछले महीने 1,42,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर का पर्यटन, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत सही मायने में कहा था कि यहाँ की सिर्फ जमीन नहीं, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि यहाँ के बसने वाले लोगों का ज़मीर भी हमारे साथ दिल से जुड़ा रहे। आपके रिटर्न रिप्लाई में आपने बातें की, उसमें सिर्फ गारंटी या लिमिटेड लोन फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख ऐसी बातें की है। असल में लॉकडाउन की वजह से पर्यटन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कोई कैश नगद में सही हेल्प यहाँ के पर्यटन के बचाव के लिए करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए, या नहीं? जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार टूरिज्म दृष्टिकोण से अलग अलग कदम उठाए और अच्छे रिजल्ट भी आए। मैं बताना चाहूँगा, मैं लास्ट भी बताया सेशन में, लास्ट मंथ जो फ्लाइट्स आए हैं जम्मू में 1280 फ्लाइट्स जम्मू में सिर्फ, श्रीनगर में 2048 फ्लाइट्स आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिविल एविएशन को एनकरेजमेंट देते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए हम काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में अगर कंपेयर किए तो देश में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार के द्वारा जम्मू को दिया गया है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के मामले उठाए गए। बीजेपी सांसद डीपी वत्स ने एक राष्ट्र एक चुनाव नीति बनाकर उसे तत्काल लागू करने की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस के पी भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट हत्याकांड का मुद्दा उठाया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज कुमार झा ने महंगाई की मार से कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन करने का आग्रह किया। 1967 के बाद आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त विधायक दल की सरकारों को मिड टर्म बर्खास्त किया गया और उससे ऑनवर्ड्स एक देश मैनी इलेक्शन मोड में या परमानेंट इलेक्शन मोड में हमारा देश चला गया, जो देश की रिसोर्सेज पे, मैन पावर रिसोर्सेज एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा ड्रेन और भार है। तो मैं नेशनल इंटरेस्ट में आह्वान करूंगा कि इस पे बैठ के कंसेंसस अचीव की जाए और 5 साल में असेंबली, पार्लियामेंट और शहरी निकायों के चुनाव भी साथ हों तो देश हित में बहुत अच्छी बात होगी। Sir, one serious incident took place in my state, that is in Rampurhat. 9 women were burned and killed. But you must give a notice. Children, now. sir, You must one give a thing. notice now. Sir, I am not discussing this thing. The state government going to investigate this matter. My submission to the House, we should keep silent for 1 minute just to pay the honor to the departed women people. कि एक आम शहरी, एक आम गरीब आदमी गांव में किस प्रकार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। व्यवस्थित तो छोड़िए माननीय सभापति महोदय, वो सपने भी नहीं देख सकता है व्यवस्था के। मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से
और सदन के बिहाफ में, क्योंकि इसमें हम सबकी वैचारिक भिन्नता के बावजूद भावात्मक भिन्नता नहीं हो सकती, हम सब एक दृष्टिकोण से सोचें। और मेरा मानना है कि सरकार की ताकत सदन से होती है और सदन की ताकत लोगों से होती है। अगर वो हमारे विमर्श के केंद्र में नहीं है तो मेरा मानना है सर कि आने वाले वर्षों में स्थिति बहुत गंभीर होगी। इसलिए मिनिमम वेज को लेकर के 18 वाली जो बात थी, अब तो उसके भी 4 वर्ष हो गए, फ्रेश रिवीजन हो। और सदन दिन भर में आज इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।